बिजोलिया किसान आंदोलन की सफलता में विजय सिंह पथिक का योगदान। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, जीवन परिचय। बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व विजय सिंह पथिक का मूल नाम भूप सिंह था। इनका जन्म बुलंदशहर के गुठावल गांव में हुआ था। 1907 ईस्वी में भूप सिंह प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस तथा सचिंद्र सान्याल के संपर्क में आए तथा तभी से उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेना आरंभ कर दिया। बोस ने उन्हें राजस्थान में क्रांति का आयोजन करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह के पास भेजा, परंतु देश में क्रांति की योजना असफल हो जाने पर सर्वत्र क्रांतिकारी पकड़े जाने लगे थे। भूप सिंह को भी पकड़कर टाटानगर गढ़ के किले में बंद कर दिया गया, परंतु वह चुपचाप वहां से भाग निकले। उन्होंने अपनी दाढ़ी बढ़ा ली तथा अपना नाम भूप सिंह की जगह विजय पथिक रख लिया। तभी से वह जीवन भर इसी नाम से जाने जाते रहे। संयोगवश उनकी मुलाकात सीताराम दास से हो गई। सीताराम दास के आग्रह पर विजय सिंह पथिक ने बिजोलिया आंदोलन का नेतृत्व करना स्वीकार कर लिया। उनकी उपस्थिति से किसानों का उत्साह बढ़ गया। माणिक्य लाल वर्मा, साधु सीताराम दास, भंवरलाल सुनार और प्रेमचंद भील के सहयोग से पथिक ने किसानों को पंचायतों के माध्यम से संगठित किया और उन्हें युद्ध कोष में धन देने से मना कर दिया। किसानों ने महाराणा तथा जागीरदार को प्रार्थना पत्र भिजवाए। प्रयुत्तर में महाराणा ने किसान नेताओं को गिरफ्तार करने तथा आंदोलन को कुचलने का आदेश दिया। पथिक जी भूमिगत हो गए और वीरान स्थान से आंदोलन का संचालन करने लगे। नंबर 2, समाचार पत्रों का सहयोग। विजय सिंह पथिक ने कानपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र प्रताप के माध्यम से बिजोलिया के किसान आंदोलन को समूचे देश में चर्चा का विषय बना दिया। इस पर जागीरी दमन चक्र जोर पकड़ गया। माणिक्यलाल वर्मा, साधु सीताराम दास आदि नेताओं को बंदी बना लिया गया। किसानों पर भी बड़े बड़े अत्याचार किए गए, लेकिन किसानों ने सब कुछ सहते हुए भी आंदोलन जारी रखा। बिजोलिया आंदोलन के समाचार प्रसारित करने के लिए पथिक ने प्रताप के संपादक श्री गणेश शंकर विद्यार्थी को राखी भेजकर घनिष्ठता बढ़ाई। महात्मा गांधी को भी बिजोलिया आंदोलन की जानकारी हो गई और उन्होंने इस संदर्भ में पथिक जी को मुंबई आमंत्रित किया। वह गणेश शंकर विद्यार्थी से मिलते हुए 1918 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन में सम्मिलित होने मुंबई चले गए। इस अंतराल में भी किसानों पर दमन चक्र चलता रहा। अंततः राणा ने ठिकाने के प्रशासन को आदेश दिया कि किसान ने जिस भूमि को जोता है उसी भूमि का कर लिया जाए। यह किसानों की दूसरी विजय थी। नंबर 3, राजस्थान सेवा संघ की स्थापना। 1919 ईस्वी में पथिक ने राजस्थान सेवा संघ की स्थापना की। इसका कार्यालय अजमेर में रखा गया। पथिक जी ने अब यहाँ से बिजोलिया किसान आंदोलन का संचालन आरंभ किया। दिसंबर 1919 ईस्वी में वह अमृतसर कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने गए और वहां बिजोलिया का मामला उठाना चाहा। लोकमान्य तिलक ने इसके प्रस्ताव को प्रस्तुत किया और केलकर ने इसका समर्थन किया, परंतु मदन मोहन मालवीय के विरोध के कारण कांग्रेस में इस प्रस्ताव पर विचार न हो सका, क्योंकि देशी राजाओं के मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करना चाहते थे। लेकिन मालवीय जी ने व्यक्तिगत रूप से पथिक जी को आश्वासन दिया कि वह स्वयं महाराणा से मिलकर इसे तय करने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार बिजोलिया किसान आंदोलन अब राष्ट्रीय नेताओं की निगाह में आ गया। नंबर 4, राजपूताना मध्य भारत सभा। पथिक जी इस आंदोलन को राष्ट्रीय महत्व को आंदोलन बनाना चाहते थे, अतः उन्होंने इस मामले को राजपूताना मध्य भारत सभा के माध्यम से उठाना चाहा। भवानी दयाल की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया।
इस सूचना से महाराणा को अवगत करा दिया गया, परंतु महाराणा नहीं चाहते थे कि कोई बाहरी एजेंसी बिजोलिया के मामले में हस्तक्षेप करे। महाराणा ने स्वयं एक आयोग गठित किया। नंबर 5, माणिक्यलाल वर्मा का प्रतिनिधि मंडल। माणिक्यलाल वर्मा की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय दल उदयपुर गया। श्री वर्मा ने विस्तृत रूप से किसानों की कठिनाइयों को आयोग के समक्ष रखा। सदस्यगण भी प्रस्ताव से सहमत थे। इसी समय पंडित मदन मोहन मालवीय भी उदयपुर आ गए थे, परंतु महाराणा ने ना तो आयोग और ना मालवीय जी की मंत्रणा को स्वीकार किया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को रूस की क्रांति से समता करते हुए इसे सख्ती से दबाने की राय दी। 1920 ईस्वी में बिजोलिया के किसान नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में गए। यहाँ किसानों ने इस आंदोलन से गांधी जी को अवगत कराया तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। यह वह समय था जब असहयोग आंदोलन समस्त भारत में फैल चुका था। ब्रिटिश सरकार असहयोग आंदोलन को लेकर चिंतित थी और इधर किसान आंदोलन बेगू, पारसोली तथा दक्षिण पश्चिम के पहाड़ी क्षेत्रों में फैल चुका था। नंबर 6, समझौते का प्रयास। ब्रिटिश सरकार को यह भय था कि मेवाड़ का किसान आंदोलन कहीं भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन से न जुड़ जाए। अतः एमजीजी हॉलैंड के प्रयासों से किसानों तथा जागीरदारों के बीच समझौता हो गया। इस समझौते के अनुसार किसानों पर लगी 35 लागतें समाप्त कर दी गईं तथा लगान कम कर दिया गया। किसानों पर लगाए गए अभियोग वापस ले लिए गए। इस प्रकार बिजोलिया के किसान की मुख्य मांगों को मान लिया तथा उनकी पंचायतों को मान्यता मिल गई। यह बिजोलिया के किसानों की तीसरी विजय थी। 1922 के समझौते का क्रियान्वयन न होना ब्रिटिश सरकार को इस समझौते के प्रति कोई रुचि नहीं थी। वह तो किसानों को भारत में चल रहे असहयोग आंदोलन से दूर रखना चाहती थी। असहयोग आंदोलन की समाप्ति के बाद एजीजी ने बिचौलिया आंदोलन के समझौते को पता ही नहीं लगाया। बिचौलिया के जागीरदार प्रारंभ से ही इसे लागू नहीं करना चाहते थे। कृषकों के अतिरिक्त किसी ने इस समझौते में रुचि नहीं ली। नंबर 7, पथिक जी का पुनः नेतृत्व संभालना। 1922 ईस्वी में पथिक जी के प्रयासों से कृषक व प्रशासन के बीच समझौता हुआ। बिजोलिया का आंदोलन जब वे में फैला तो पथिक जी ने वे के आंदोलन की भी बागडोर संभाली तो उन्हें 3 साल के लिए कारावास की सजा दे दी गई। कारावास से छूटने के बाद वे निर्वासित कर दिए गए क्योंकि पथिक जी के मेवाड़ राज्य में प्रवेश प्रतिबंध था। अतः उन्होंने बिजोलिया की सीमा पर स्थित ग्वालियर राज्य में के फुसरिया गांव से किसान पंचायत का मार्गदर्शन करना प्रारंभ किया। 1927 ईस्वी में जब बिजोलिया आंदोलन में माल भूमि छोड़ने का प्रश्न उठा तो पथिक जी ने कृषकों को भूमि छोड़ने की सलाह दी। वह संभवतः बदली हुई राजनीतिक परिस्थितियों को भाप नहीं पाए। पथिक जी का यह निर्णय गलत व दोषयुक्त प्रमाणित हुआ। भूमि जब्त होने पर किसानों का मनोबल टूट गया। पथिक जी के हाथों से नेतृत्व निकलकर अखिल भारतीय स्तर पर स्थानांतरित हो गया। इसके उपरांत बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व श्री हरिभाऊ उपाध्याय को सौंप दिया गया। अंततः हम कह सकते हैं कि इस आंदोलन ने न केवल मेवाड़ में बल्कि राजस्थान की अन्य रियासतों में भी नई चेतना उत्पन्न कर दी।